तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो 12 स्टार नेक्स्ट इन नोवेल के एपिसोड नंबर 101 में आपका स्वागत है। तो ये एपिसोड जितने भी है वो सभी स्कैरी जोकर अभी प्रीमियम में बेच रहा है, जो कि मैं अभी फ्री में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और सबको बता देना कि मैं फिर से वापस आ चुका हूँ और डेली के सिर्फ एक ही एपिसोड्स आने वाले हैं। तो आज का ये सिर्फ लास्ट एपिसोड होने वाला है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही चैप्टर्स एक्सप्लेन होने वाले हैं। हर रोज़ एक ही एपिसोड्स आएंगे। तो अभी के फिलहाल तो मैं कुछ दिनों तक सिर्फ एक एक एपिसोड्स एक्सप्लेन करने वाला, कुछ दिनों तक मैं रेस्ट लेने वाला हूँ, क्योंकि मेरे गले पे इन कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा भार पड़ा है और मैं अभी सेकेंड चैनल पर भी काम करना चाहता हूँ। तो आप लोग सपोर्ट दिखाना नहीं, मैं पैसे नहीं मांग रहा हूँ, हो सके तो सेकेंड चैनल को भी सपोर्ट कर देना। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि मर्डर रिवर ने आकर कैसे लू फेंग से बिना किसी दुश्मनी बिना किसी झिझक के लू फेंग को छोड़ने को तैयार हो जाते हैं उसके टेरी को, जिसको देखकर तो लू फेंग भी हैरान हो जाता है। लू फेंग सोचता है कि जो इन्फॉर्मेशन उसके मास्टर से मिली होती है लॉर्ड ऑफ मदर रिवर के बारे में, वो वैसी नहीं है, क्योंकि लू फेंग को इंटेलिजेंस से पता चला था, जो कि मास्टर डी चू द लॉर्ड ऑफ मदर रिवर, इन सब से पता चला था कि जो लॉर्ड ऑफ मदर रिवर है वो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस है, अनरूली है, बहुत ज़्यादा क्रूअल है। उसने दोनों अपने ऑरिजिन ऑफ लाइफ एंड ऑरिजिन ऑफ कॉज और इफेक्ट को प्रैक्टिस कर रखा है, जो कि एक बहुत ही टेरिफाइंग सीक्रेट को पोजेस करता है, जिसके कारण देखा जाए तो इसके कारण उनकी पावर बहुत ही बढ़ जाती है। और यहाँ पे इसके कारण लू फेंग ने कभी भी नहीं सोचा था कि जो बंदी इतनी ज़्यादा क्रूअल हो सकती वो उसको इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकती है। और उसके पास अपने सीक्रेट ट्रेजर्स भी होते, जैसे शार्प थ्रोन, जो कि कॉज ऑन इफेक्ट ही कहलाती है, जो कि बाहर के वर्ल्ड में बहुत ही काम करते हैं। और हमें बताया जाता है कि ऐसे कई सारे डजन्स ऑफ गॉड किंग्स थे रॉयल फैमिली के एंशिएंट यानफेंग किंगडम के, जो कि उसके हाथों से मारे गए होते हैं। इसी के कारण यहाँ पे वो एंशिएंट यानफेंग किंगडम की नंबर 1 एनिमी भी कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे उसने पहले ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अपर पावर्स को भी ब्रेक कर दिया था, उसको उसके ऊपर तक ले गया होता है। उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ तक कि एंचेस्टर भी देखा जाए 2 कंट्री के, जो कि दोनों कंट्री के एंचेस्टर रिटर्न भी हो जाए, फिर भी उनकी डैमेज लिमिटेड होती है। अब देखो यहाँ पे मदर ऑफ रिवर, जैसे मैंने बताया, वो अल्टीमेट रियलम के लेवल पे थी। वो चाहता हो लू फेंग को बढ़िया आसानी से सप्रेस करके उसको मार सकती थी, लेकिन यहाँ पे वो लू फेंग से नेगोशिएट कर रही होती, वो उसको उसके उन साइड चीज़ों को छोड़कर जा चुकी होती है, जिसके कारण लू फेंग को थोड़ी मरी हैरानी तो हो रही होती है। लेकिन यहाँ पे यही तो चीज़ होती है, जिसके कारण हमें यहाँ पता चलता है कि यहाँ पे मदर रिवर्स के साथ बहुत लोगों की दुश्मनी होती है। जैसे यानफेंग कंट्री की सबसे वो नंबर 1 दुश्मन होती है। अब यानफेंग एंशिएंट किंगडम बहुत ही पावरफुल किंगडम था, लेकिन फिर भी वो मदर रिवर को मार नहीं सकती थी, मतलब उसके पावर भी अभी इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं थी कि वो कम्प्लीटली मदर रिवर को मार पाए। यहाँ तक कि कई सारे गॉड किंग्स के भी उनके साथ ग्रूज है, यहाँ तक कि कई सारे 7 और 8 गॉड किंग्स जो कि सेकेंड लेवल पे आ चुके हैं, वो भी यहाँ पे मदर रिवर को मार नहीं पाए हैं। और इसी कारण लू फेंग को हैरानी हो रही होती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो भी अपने सारे जितने भी टेरिटरी के अंदर से उन सबको रिक्रूट करती हैं। और यहाँ पे एक बार बताया जाता है कि नॉर्थ विंड गॉड किंग, जो कि एक बहुत पावरफुल गॉड किंग्स थे, उसने भी चैलेंज किया था, लेकिन फिर भी वो उसको मार नहीं पाया। यहाँ तक कि लू फेंग के मास्टर एम्परर चू का भी उनसे आपसी दुश्मनी होता था। मतलब समझा देखा जाए तो उसकी दुश्मनी हर एक बंदे से होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ऐसा ही था। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ पे उन्होंने कई सारे फाइट भी की होती है, लेकिन हर बार मदर रिवर बच गई होती, क्योंकि उसने अपने एक ऐसे सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म किया, उसको सीख रखा था, जिससे उसे मार पाना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे वो भी कहता है कि यहाँ पे वो हमारे मास्टर की दुश्मन है। उसे क्या सच में लगता है कि मैं उसके साथ हाथ मिला लूँ, उसके साथ फोर्सेस को ज्वाइन कर दूँ? अब देखो मदर रिवर जो आई हुई होती है, वो लू फेंग को अपने फोर्सेस के साथ ज्वाइन करने के लिए भी कह रही होती है कि देखो यहाँ पर मैं तुमसे छोड़ने को तैयार हूँ। वो भी लू फेंग के पोटेंशियल के बारे में अच्छे से जानती थी, और वो ये भी जानती है कि इतने अच्छे पोटेंशियल को हम वेस्ट नहीं जाने दे सकते हैं, इसलिए वो लू फेंग को मारती भी नहीं। अगर ऐसा करती तो यहाँ पे देखा जाए तो लू फेंग के पास अपने रिइंकार्नेशन के टेक्निक्स थे, वो अपने पावर को और भी बढ़ा सकता था, उसको कंप्लीटली मारने में भी उसे दिक्कतें आने वाली थी, उसे मार दिया था। एम्परर चू तो शांत बैठने वाला था नहीं, इसी कारण यहाँ पे ऐसा था। अब लू फेंग ऐसा ही करता था। अब यहाँ पे इन सब को साइड में रख देता है और कहता है कोई बात नहीं, जिसके बाद लू फेंग ओरिजिन एंचेस्टर से कहता है ठीक है चलो चलते हैं यहाँ से। अब दिखाया जाता है वो ओरिजिन एंचेस्टर से निकल जाते हैं, और ओरिजिन एंचेस्टर को लगा था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मसला होगा, थोड़ी सी फाइट तो होगी, लेकिन यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है। अब दिखाया जाता है हमें कई सारे इटर्नल ट्रू गॉड्स को, जो कि एक साथ आ चुके होते हैं, और यहाँ पे जितने भी इटर्नल ट्रू गॉड्स होते हैं वो सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो सभी अभी फेरी फ्लेम
फ्लेम सेक्ट के साथ आए हुए होते हैं और ये सभी 20 केओस स्टेट्स के अंदर के होते हैं जो कि सिटी लॉर्ड लुओ के अंदर आए हुए होते हैं। और तभी एक आवाज़ आती है जो कि जोर से कहती है कि यहाँ पे कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं होने वाली, तुम सब वापस जा सकते हो। तो ये जानकर जितने भी इटर्नल ट्रू गॉड्स होते हैं वो सभी कहते हैं कि हम पे दया कीजिए, हम लोग यहाँ पे फेरिस सेक्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं। अभी देखा जाए तो यहाँ पे इटर्नल ट्रू गॉड्स यहाँ पे सेक्ट्स को ज्वाइन करने के लिए आए हुए होते हैं, लेकिन वो कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब देखो वो सभी यहाँ पे मदर रिवर ऑफ लाइफ के अंदर सेक्ट आती थी जो कि उसके अंदर आते थे, लेकिन यहाँ पे लू फेंग जैसा कि यहाँ पे हटा दिया था, उन सबको हटा दिया होता है, मतलब उन सबको यहाँ पे जाने के लिए मजबूर कर दिया होता है, जिसके कारण यहाँ पे कोई भी इटर्नल ट्रू गॉड्स उसमें ज्वाइन नहीं कर पाते। इसी कारण यहाँ पे वो कहते हैं और वो सब इन सब के बारे में बात करने लगते हैं। और अब फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि इन सारे मसले को देख रहा होता है और वो कहता है कि चलो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। अब यहाँ पे लू फेंग के वजह से ही उन सारे फेरी फ्लेम सेट्स को वहाँ से जाना पड़ा था और यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ इटर्नल ट्रू गॉड्स पूरी तरह से हेल्पलेस हो चुके थे क्योंकि उन सबको किसी सेक्ट में ज्वाइन होना था और किसी सेक्ट में ज्वाइन करने के बाद ही उन्हें रिसोर्सेज मिल सकते हैं। जिसके बाद हमें युआन को दिखाया जाता है जो कि लू फेंग से बोलता है कि अभी देखा जाए तो मदर ऑफ लाइफ ने इन सारे प्रोसेस में 20 केओस सिटी में इन्फिल्ट्रेट किया होता है और वो इन सारे इटर्नल ट्रू गॉड्स को अपना डिस्पल बनाने के लिए आए हुए होते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें बताया जाता है कि यहाँ पे उनके आने का मेन ही कारण था यहाँ के सारे इटर्नल ट्रू गॉड्स को लेकर अपने अंदर ट्रेन करना, उनके माइंड को वॉश करना और अपनी पावरफुल फोर्स को आगे बढ़ाना। लेकिन लू फेंग की वजह से उन सबको यहाँ से जाना पड़ता है और जितने भी इटर्नल ट्रू गॉड्स होते हैं उन सब के पास एक अपॉर्चुनिटी थी जो कि वहाँ पे ज्वाइन करने की होती, वो चली जाती है। जिसको देखकर युआन लू फेंग को कई सारी चीज़ें बताता है और कहता है कि अभी की फिलहाल जितने भी इटर्नल ट्रू गॉड्स थे उन सबके पास अपॉर्चुनिटी थी, वो एक सुटेबल इनहेरिटेंस को ले सकते थे, लेकिन अभी के फिलहाल वो जा चुके हैं, जिसके काम अभी उन सब के बारे में देखना भी पड़ेगा। और वो कहता है कि जैसा कि हमने मदर रिवर ऑफ लाइफ को यहाँ से भगा दिया है तो अभी इन सबके पास जो अपॉर्चुनिटी थी वो जा चुकी थी। तो लू फेंग उसकी तरफ देखकर कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तो युआन कहता है कि तुम्हारे जो ग्रोथ हुए थे लुए ही, तुम्हारी जो टेरिटरी वो आगे चलकर बहुत ही पावरफुल हो जाने वाली है और तुम आगे चल के बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिशनर बनने वाले हो। तो लू फेंग कहता है कि मैं टेरिटरी को साइज को नहीं मैटर करता हूँ। तो युआन कहता है कि मैं जानता हूँ अगर तुम अपने आप को स्ट्रांग बना लो तो तुम एम्प्रेस के लेवल्स तक को कंपेयर कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आगे चल के आगे आने वाले गॉड्स थिंग्स तुम्हारे अंदर सरेंडर कर सकते हैं। तो लू फेंग भी कहता है कि हाँ ऐसा तो है ही, अगर मैं पावरफुल बन जाऊँ तो फूड किंगडम्स की मेरे अंदर यहाँ पे आने को तैयार हो जाएंगे। जिसके बाद यहाँ पे युआन उसको समझाते हुए कहता है कि देखो मैं तुम्हें बस यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि जो बंदे पावरफुल होते जाते हैं वो यहाँ पे सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन उन लोगों के बारे में सोचो जैसे छोटे मोटे इटर्नल ट्रू गॉड्स, उन सब पे क्या बीतती है। तुम देख लो स्नो रियलम को, जिसके मास्टर इतने ज़्यादा क्रूअल है, उसके मास्टर की वजह से पूरे इटर्नल ट्रू गॉड्स के उस लेवल बंदे पूरे स्नो रियलम को भुगतना पड़ रहा है। इनके कारण उनको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पे युआन उसको समझा रहा होता है, ध्यान से सुनो नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। देखो लू फेंग अपनी कल्टिवेशन में ही मोस्टली टाइम बिजी रहता था। लू फेंग को फर्क नहीं पड़ता था कि आखिर बाहर किस लोगों के साथ क्या हो रहा है। अगर के साथ कोई नाजायज चीज होता था तो लू फेंग उसको जरूर रोकने के लिए जाता था, लेकिन लू फेंग उसके डीपली अंदर नहीं जाता था। लेकिन युआन जो कि एक इटर्नल ट्रू गॉड था, अभी हाल फिलहाल में केओस लेवल का बंदा बना था, उसे इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से पता था कि यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि उन्होंने एक बार अपने ऑरिजिन यूनिवर्स के पूरे यूनिवर्स को देख रखा होता है कि वहाँ पे कितने ये लाइफ मिजरेबल होते हैं। वो लू फेंग को बताते हैं कि देखो यहाँ पे ऐसे इटर्नल ट्रू गॉड से जो कि अपने अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं, सब तुम्हारी तरह इतने ज़्यादा टैलेंटेड नहीं होते हैं कि वो अपने आप को इस लेवल तक कल्टीवेट कर सके। उन्हें अपने एक सेट की ज़रूरत होती है, उन्हें एक चीज़ की ज़रूरत होती है जिससे कि वो अपने पे रिलाई कर सके, अपने आप को पावरफुल बना सके। अब यहाँ पे लू फेंग भी कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। अब लू फेंग के पास कई सारे इल्यूजनरी क्लोन्स मौजूद थे जिसके कारण वो सब पे नज़र बनाए रख सकता था। और यहाँ पे लू फेंग कहता है कि फिर ठीक है, अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हमें भी यहाँ पे एक सेक्ट को इस्टेब्लिश करना चाहिए और हम लोग यहाँ पे
सेक्ट में डिस्पर्स को रिक्रूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे युआन पूछता है कि आखिरकार हमें सेक्ट का नाम क्या रखना चाहिए। अब देखो लू फेंग यहाँ पे सेक्ट को इसलिए स्थापित करा था क्योंकि लू फेंग के दो वजह थे। यहाँ पे लू फेंग देख पा रहा था कि यहाँ पे लू फेंग की वजह से मदर ऑफ रियल लाइफ चली जा चुकी थी, जिसके कारण फिर से सेक्ट में इनसाइड इटर्नल ट्रू गॉड्स को कोई भी ज्वाइन नहीं करने को मिला और उनके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी चला गया होता है। दूसरा कारण ये होता है कि जब कोई बंदा पावरफुल हो जाता है तो वो अपने सेक्ट्स को बनाता ही है, जिसके कारण वहाँ पे उसके पास प्रॉपर्टीज आती है, उसके पास पैसे आते हैं, आगे चल के वो एक पावरफुल फोर्स बना सकता है। अब लू फेंग कहता है कि मैं इस सेक्ट को डॉहुस सेक्ट बनाना चाहता हूँ। और युआन समझ जाता है क्योंकि यहाँ पे पहले जब लू फेंग ओरिजिन यूनिवर्स में था तो लू फेंग को सब डोहे किंग कहा करते थे। अब मुझे नहीं पता डोहे किंग कब कहा करते थे, शायद ये नया नाम होगा। अब युआन जो क्या अब लू फेंग कहता है फिर ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हें ही रूल्स बनाने होंगे और तुम्हें ही सारे डिस्पर्स को रिक्रूट्स करना और सारे एस्पेक्ट्स को तुम्हें ही संभालने होंगे। अब युआन जी को इन सारे मेथड्स के बारे में अच्छे से पता था क्योंकि उसने अपने इस ओरिजिन यूनिवर्स में सारी चीज़ें संभाल रखी थी। वहाँ पर भी एक सेट का एस्टैब्लिश किया हुआ था ह्यूमन के बारे में। अब लू फेंग भी कहता है कि ठीक है तुम इन सारे मैटर्स को संभालोगे और लू फेंग भी ये जानता था कि ये संभालेंगे। अब युआन जी भी बड़ी खुशी से इसको मान जाता है और इसने भी इसके बारे में अच्छे से केयर किया होता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है युआन जी को जो कहता है कि अपना जो डाहुस सेक्ट है वो एक टेरिटरी होगा और इसमें रिसोर्सेज की भी ज़रूरत होगी, लेकिन अभी के फिलहाल हम नए सेक्ट तो बना लेंगे लेकिन हमें बहुत ही पावरफुल इनहेरिटेंस की भी ज़रूरत होगी। जिसके बाद यहाँ पे दिखाया जाता है लू फेंग को जो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। अब देखो लू फेंग सेक्ट तो बना लेगा लेकिन सेक्ट में अगर एक इनहेरिटेंसी ना हुई, कुछ चीज़ हुई ना जो इंपॉर्टेंट होगी जो कि आगे सारे वाले बंदे को पावरफुल बना सके, तो आखिरकार सेक्ट का मतलब ही क्या होगा। लू फेंग को केओस रियल्म या फिर गॉड किंग रियल्म्स के इनहेरिटेंस को बनाना होगा, जिसको जानकर लू फेंग कहता है ठीक है मैं खुद से अपने उन सारे डजन्स गॉड किंग लेवल्स के इनहेरिटेंस को फ्यूचर्स में लिख दूंगा। तो ये जानकर ओरिजिन एंसेस्टर की आंखें चमक उठती हैं क्योंकि लू फेंग के पास जो टैलेंट और एक्यूमुलेशन होता है, लू फेंग आराम से किसी भी ऑर्डिनरी इनहेरिटेंस से ज़्यादा पावरफुल इनहेरिटेंस बना सकता है। और लू फेंग ने तो पहले से ही इतनी सारी मास्टरी कर रखी है और साथ में लू फेंग ने तो 6 ब्रांचेस ऑफ लाइफ और 6 ब्रांचेस ऑफ डिस्ट्रक्शन और 6 लाइफ चीज़ों को भी अच्छे से कंप्रीहेंड, लाइफ इन डेथ रोड को भी कंप्रीहेंड कर रखा है, जिसके कारण लू फेंग इन सारे स्पेशल इनहेरिटेंस को कंप्रीहेंड कर सकता है। अब दिखाया जाता है कि लू फेंग उन सबको लिखना शुरू कर देता है और दिखाया जाता है कि लू फेंग को इसको लिखने में 1 लाख डेज का समय लग जाता है। लू फेंग ने फाइनली 15 गॉड किंग लेवल इनहेरिटेंस को क्रिएट कर दिया होता है, जिसको जानकर तो युआन भी पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि ये बहुत ही जल्दी होता है। वो कहता है कि तुमने तो बहुत ही जल्दी इसको बना लिया है और लू फेंग से कहता है कि सच में, और वो उसको पढ़ना शुरू कर देता है, जिसको देखकर तो उसके भी होश उड़ जाते हैं क्योंकि भले ही वो एक केओस रियल्म का बंदा था, लू फेंग के वो सारे स्क्रिप्ट, उन सारे मैनुअल्स, उन सारे इनहेरिटेंस को वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पा रहा होता है, उसके लिमिट्स को भी जान पा रहा होता है। तो लू फेंग कहता है और कहता है कि हाँ इन सब के अपर्स और लोअर वॉल्यूम्स भी इंटीग्रेट किए गए हैं। ये अपर वॉल्यूम्स किसी के भी केओस रियल्म के सॉलिड फाउंडेशन को बना सकता है और ये किसी को भी गॉड रियल्म तक पहुंचाने में भी काबिल है। लू फेंग ने इसको अपनी ही एप्टीट्यूड की कहानी बनाया था, जो भी लू फेंग ने अभी तक समझा होता है उन सबको लिखा होता है। 15 इनहेरिटेंस में से 6 थे जो कि ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में थे, 6 थे ओरिजिन ऑफ डिस्ट्रक्शन के बारे में थे और 3 मोर इनहेरिटेंस थे जिसको लू फेंग ने अपनी कॉम्प्रिहेंशन की मदद से बनाए हुए होते हैं, जो कि बहुत ही पावरफुल इनहेरिटेंस होते हैं। देख रहे हो लू फेंग कितनी आगे बढ़ चुका है कि वो अभी से ही अपने इनहेरिटेंस को लिखना शुरू कर दिया होता है। अभी युआन कहता है कि इन सारे 15 इनहेरिटेंस से तो हम लोग आसानी से यहाँ पे अपने सेट की डीप फाउंडेशन बना सकते हैं। और वो कहता है कि मुझे इन सब को देखने दो ताकि मैं अभी सीख सकूं, क्योंकि मैं अभी केओस रियल्म तक जा सकता हूँ लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग उतनी काफ़ी नहीं है। अब लू फेंग के उन सारे इनहेरिटेंस को युआन पढ़ता है और यहाँ पर वो देखता है कि लू फेंग की फाउंडेशन तो सच में सॉलिड होती है। जिसके बाद वो कहता है कि चलो क्या मुझे यहाँ पे पब्लिकली इसको पब्लिश कर देना चाहिए कि तुम यहाँ पे सेट में डिस्पर्स को रिक्रूट करे, क्योंकि तुम्हारी जो रेपुटेशन है उसके कारण यहाँ पे सबको सारे बंदे ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाएंगे। अगर देखा जाए तो लू फेंग ने जिस तरह से अपने पावर का प्रदर्शन दिखाया है तो यहाँ पे लू फेंग के सेक्ट को कौन नहीं ज्वाइन करना चाहेगा। और दिखाया जाता है कि इसके कारण तो लू फेंग भी एक्साइटेड होता है क्योंकि आगे चल के लू फेंग अपने सेक्ट को बना लेगा तो फ्यूचर में जो आने वाले ह्यूमन के रेस होंगे वो भी डाहो सेक्ट्स का पार्ट बन सकते हैं। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो हाँ, एक और एपिसोड आने वाला है जो कि 192, मैं दोनों को इसी में कवर करने वाला था लेकिन बहुत ही लंबा हो गया। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।